नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वसुधा कला आज अपटेल स्टडी पॉइंट 24/7। मैं हूं आपको स्टडो राजेश चौधरी। दोस्तों, मैं आपको जो रीड प्रश्न पत्र 2021 का जो पेपर है रीड 2021 वाला, उसका खंड सेकंड करवा रहा हूँ। भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें हिंदी के 30 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो है दोस्तों सभी को हल करवाएंगे। सारे प्रश्नों को देखना है। इससे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे कि और बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए दोस्तों। और मैं जो आपका एग्जाम होने से पहले 100% जो रीड 2022 के सारे प्रश्न पत्र कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको चैनल पे बने रहना है और क्लास को शेयर जरूर करना है। जो पेपर हम करवा रहे हैं एम सीरीज का पेपर है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? ए निगमन प्रणाली, बी ए व्याकरणिक प्रणाली, सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, डी आगमन प्रणाली। आपको राइट आंसर बताना है। व्याकरण शिक्षण जो प्रणाली है उसमें किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? बताइए 31वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा? निगमन प्रणाली नहीं है दोस्तों, ये व्याकरणिक प्रणाली और आगमन भी नहीं। कौन सी होगी? पाठ्य पुस्तक जो प्रणाली होती है उसे सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक को सुग्गा विधि या सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। तो 31 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर का। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? जो नवीन शिक्षण पद्धति है उसमें प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ड्यूई और किलपेट्रिक को, बी स्टीवेंसन और रिचर्ड्स को, सी कुमारी एलन पार्क हर्ट्स को, डी कार्लटन वाशबर्न को। आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर कौन सा होगा? जो नवीन शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, इसके जनक किसे माना जाता है? तो ये इसका श्रेय किसको जाता है? ड्यूई व किलपेट्रिक को जाता है। 32 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ड्यूई और किलपेट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट पद्धति दी थी। एलन पार्कर्ट्स ने तो दोस्तों कौन सी विधि थी कि खेल विधि से संबंधित विधि दी थी इन्होंने। और कार्लटन वाशबर्न ने कौन सी बिनेटिका विधि दी थी इन्होंने। तो ये तीन तो हमारे क्या हो जाएंगे गलत, और राइट कौन सा हो जाएगा? ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर का। शिक्षकों को बालकों की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशलों में किसका है? ए स्टीवेंसन, बी कार्लटन, सी हर्बर्ट का, डी ड्यूई का। आपको राइट आंसर बताना है। जो ये परिभाषा दी इतनी बड़ी, ये परिभाषा किन्होंने दी है? तो इसमें आपको राइट बताना है कि ये परिभाषा किन की है। शिक्षकों को बालकों की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व बालक में रुचि पैदा करनी चाहिए। तो रुचि शब्द से संबंधित जो परिभाषा दी है हर्बर्ट ने दी है। किन्होंने दी? हर्बर्ट ने। तो 33 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर का। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक शिक्षक या बालकों के लिए क्या है? ये वाला साध्य नहीं वरन साधन। बी पुस्तक शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य है। सी वाला ऑप्शन अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन। डी साधन कम साध्य अधिक। तो बताइए 34वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा? पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षक और बालकों के लिए क्या माना जाता है? पाठ्य पुस्तक को क्या माना जाता है? बताइए राइट आंसर बताइए 34वें में क्या होगा? क्या माना जाता है? साध्य। पाठ्य पुस्तक साध्य या साध्य नहीं वरन साधन है। मतलब पाठ्य पुस्तक के माध्यम होता है, एक माध्यम। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीखता है अपन, तो ये साध्य नहीं होकर क्या होगा? साधन होगा। और साध्य क्या हो जाएगा? साध्य जो होता है वो अध्यापक होता है। तो हमारा राइट आंसर 34 में कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर का। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। रेडियो, बी अभिनय, सी श्यामपट, डी पोस्टर। तो 35वें क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए 35 में राइट आंसर कौन सा होगा? जो भाषा शिक्षण है उसमें श्रव्य दृश्य साधन कौन सा? रेडियो तो दृश्य साधन हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। श्यामपट भी क्या हो जाएगा? सॉरी, रेडियो श्रव्य साधन हो जाएगा, श्यामपट क्या हो जाएगा? दृश्य। तो ये भी नहीं होगा। पोस्टर भी क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। लेकिन अभिनय या नाटक जो होता है दृश्य भी और श्रव्य भी। इसका मतलब 35 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? अभिनय। अभिनय को क्या कहा जाता है? नाटक भी कहा जाता है। अभिनय में किया जाता है, बच्चे अभिनय में बोलते भी और एक्टिंग भी करते हैं। इसका मतलब अभिनय या नाटक को क्या क्या है? श्रव्य दृश्य साधन माना जाएगा। तो 35 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 में हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का।
जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपको राइट आंसर बताना कि जिस सामासिक पद में दोनों पद, पहला पद तो क्या है विशेषण विशेष्य हो, दूसरा उपमेय उपमान हो, वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास में क्या होती है? जो समास होता है द्विगु समास में उसकी क्या संख्या की आवर्ती होती है, संख्या की आवर्ती या फिर जो संख्या है उसके समूह का बोध होता है, संख्यावाचक शब्द होता है आगे और पीछे समूह का बोध होता है। द्वंद्व समास में और या अथवा से जुड़ा होता है दो शब्दों के मध्य। बहुव्रीहि समास में विशेष पद प्रदान होता है, जबकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमेय उपमान प्रदान होता है। तो 36 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 36वें क्वेश्चन में। जो विशेषण विशेष रूपमान उपमेय की विशेषता बताने वाला समास है कर्मधारय। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द होता है आगे और समूह का बोध कराता है। द्वंद्व समास में और अथवा से जुड़ा हुआ होता है। और बहुव्रीहि समास में जो होता है विशेष पद प्रदान होता है, यह तीसरा अर्थ निकलता है। चलिए 36 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 36 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर का। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो दोस्तों ये 37 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको विशेषण बताना है। विशेषण क्या होता है? पहले तो आपको ये शब्द पता होना चाहिए। वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम क्या है? डॉक्टर चंद्रा जो क्या अदम्य साहस की धनी थी। तो अदम्य साहस की धनी थी, तो इसमें अदम्य साहस की धनी मतलब इसमें तो एक से अधिक विशेषण है, एकांकित शब्द में विशेषण है। तो सांस में बताना है, लेकिन अपन को जो रेखांकित शब्द कर रखा उसने सांस में। परिणामवाचक तो नहीं है, परिणामवाचक तो नाप तोल से संबंधित होते हैं, मात्रा बताई जाती है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। सांस को आप नाप नहीं सकते हो और इसको तोल भी नहीं सकते हो। व्यक्तिवाचक विशेषण में तो व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, ये भी नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण इसमें होगा, बिल्कुल सही। संकेतवाचक मतलब इशारा नहीं कर रहा है ये बिल्कुल। लेकिन जो आपके 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई भी उसने राइट नहीं माना। कोई इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होने के कारण स्टार बोनस दिया गया। इसमें सभी जो ऑप्शन है या तो राइट माने गए या फिर इस क्वेश्चन को क्या बोनस माना गया। लेकिन सांस जो शब्द आता है वो गुण, व्यक्ति के गुण दोष होते हैं, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा दोस्तों। तो 37 में वैसे तो राइट आंसर डी होगा, लेकिन बोर्ड ने नहीं माना, जिसके कारण इसमें बोनस दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। निम्नलिखित इसमें से उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह, उदाहरण जो होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। तो बताइए 38वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा? ए में, ए वाले में ये वाला चिन्ह, दूसरे में ये, तीसरे में और डी। तो आपको चारों चिन्ह देखना है, इसमें से कौन सा चिन्ह जो उदाहरण होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी वाक्य या पंक्ति होती है उसको इंगित करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं ना, उनको उदाहरण या दोहरान चिन्ह कहते हैं। तो जो ऐसे चिन्ह जहाँ दिखाई दे रहे दोस्तों, वो हमारा राइट आंसर है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये तो पूर्ण विराम है, डी में तो कौन सा चिन्ह हो गया? पूर्ण विराम हो गया। ये योजक चिन्ह हो गया सी वाले में, और ये भी पूर्ण विराम के जैसा ही चिन्ह है। जो उदाहरण चिन्ह तो कौन सा ऑप्शन में होगा? बी वाले में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। 38वें क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर होगा बी वाला, जो है उदाहरण चिन्ह है। डी वाले में पूर्ण विराम है, सी वाले में योजक चिन्ह है, ए वाले में भी पूर्ण विराम वाला चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधों के समान है। ए वाशबर्न, बी ड्रेकाली, सी प्रोबेल, डी मोंटेसरी। तो आपको राइट आंसर बताना है 39वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। वो शिक्षा शास्त्री कौन है जिन्होंने बताया था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? कार्लटन वाशबर्न ने तो बिनेटिका विधि दी थी दोस्तों। कौन सी? बिनेटिका विधि दी थी। ड्रेकाली ने कौन सी? ड्रेकाली विधि दी थी इन्होंने। मोंटेसरी ने, निर्मल मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि दी थी, जो भी एक खेल विधि है। लेकिन इन्होंने जो है एक शिक्षक को किसके रूप में बताया? इन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षिका हो जो बच्चों की क्या उसकी माँ के रूप में भूमिका अदा करे, या उसके बच्चों को माँ के समान ही मतलब जो उनसे बच्चों से लगाव रखे। तो ये भी नहीं है। लेकिन प्रोवेल ने कहा था कि स्कूल एक बाग या बगीचे के समान है, अध्यापक उसमें एक माली है जो पौधों बच्चे जो पौधे उनको पोषण देता है या फिर उनका जो देख रेख या देखभाल करता है। तो ये कथन जो उपयुक्त कथन प्रोबेल का है दोस्तों। किसका? प्रोबेल का। मोंटेसरी ने तो ये कहा था सभी प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्यापिका का होना बहुत जरूरी है, कथन जो कहा था मोंटेसरी ने कहा था।
तो 39 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 39 में हमारा राइट हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। स्कूल एक बाग, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधों के समान है, ये परिभाषा पोरबेल ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, बी कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, डी खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो आपको राइट आंसर बताना 40वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित शिक्षा जो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा है उसका प्रमुख सिद्धांत क्या? उन्होंने महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा दी थी। तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना। ये नहीं है दोस्तों क्या बालक की व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देने का सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी जी? नहीं। कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, प्रयोगशाला विधि भी नहीं दी थी इन्होंने। प्रयोगशाला विधि तो किनकी है? किलपेट्री और जॉन डीवी ने दिया था प्रयोगशाला का सिद्धांत। तो खेल के माध्यम से शिक्षा देना भी मैंने बताया, खेल के माध्यम से सिद्धांत किसने दिया? फ्रोबेल और मोंटेसरी ने दिया, तो ये भी नहीं है। लेकिन मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, जिससे बच्चा अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीख के आता है, जिससे वो उन चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है। और मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चे के अध्यापक से डरेंगे नहीं और ऐसा अनुभव करेंगे कि ये भी हम जैसे हमारे जैसे ही है, या उनमें एक लगाव बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि बच्चों की शिक्षा जो बेसिक या बुनियादी रूप से मातृभाषा के माध्यम से ही देना चाहिए। इन्होंने जो विधि दी थी महात्मा गांधी जी ने, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की विधि दी थी, जिसमें कहा गया कि बच्चों को अधिक से अधिक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यही कथन सत्य हो जाएगा। तो 40 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश संख्या के आधार पर 41 से 45 तक के उत्तरों के जो प्रश्न है आपको पेपर में गद्यांश को पढ़कर देना है, बिना गद्यांश को पढ़कर नहीं दे, क्योंकि इससे क्या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यदि आप गद्यांश को अच्छे से पढ़कर दोगे 41 से 45 तक के क्वेश्चनों को आंसर, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों हम तो क्वेश्चन करवाते हैं डायरेक्ट 41 नंबर का। देश शब्द का पर्यायवाची, जो देश शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है वासव, बी अटवी, सी सदन, डी राष्ट्र। आपको राइट आंसर बताना देश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो 41 में राइट आंसर बताइए। वासव, वासव नहीं होता है और अटवी भी नहीं होता। सदन तो घर का होता है दोस्तों, घर जो होता है घर को सदन भी बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन राष्ट्र, राष्ट्र जो होता है देश का पर्यायवाची शब्द है। राष्ट्र शब्द जो क्या है देश का क्या है पर्यायवाची शब्द है। तो 41 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। उत्तम का विलोम होगा ए अगम, बी अदम, सी उच्च, डी अज्ञ। आपको राइट आंसर बताना 42वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम मतलब विपरीत या अपोजिट शब्द जो होता है वो बताना है आपको। तो अज्ञ, विज्ञ का तो अज्ञ होता है। निम्न का विलोम शब्द होगा उच्च। निम्न शब्द का विलोम शब्द होता है हमेशा उच्च, जो शब्द होता है निम्न का विलोम है। अगम शब्द भी नहीं होगा दोस्तों। उत्तम, उत्तम यानी क्या होता है उच्च या उच्च श्रेणी का, तो उसका विलोम क्या होगा? अदम। अदम मतलब निम्न श्रेणी का। तो हमारा विलोम शब्द उत्तम का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? अदम। तो 42 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर का। अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है परोपकार, बी दूरदर्शी, सी स्वार्थ, डी अक्षम्य। 43 में आपको राइट आंसर बताना राइट आंसर कौन सा होगा। बताइए दोस्तों 43वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। अपने हित के लिए जो कार्य किया गया है उसके लिए एक शब्द हो अक्षम्य, मतलब जिसको कभी भी क्षमा नहीं किया जा सके, ऐसा मतलब ऐसा अपराध करने वालों क्या क्या अक्षम्य। दूर की दृष्टि रखने वाला या दूर की सोचने वाला क्या कहलाता? दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। परोपकारी, दूसरों के लिए उपकार करने वाला क्या होता है? परोपकारी। लेकिन अपने लिए ही कार्य किया गया हो तो क्या होता है? स्वार्थ, स्वार्थ या स्वयं के लिए। इसके लिए एक शब्द होगा। अपने हित के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्वार्थ कहलाता है। दूसरों के लिए किया गया कार्य परोपकार कहलाता है। दूर तक की सोचने वाला दूरदर्शी। कभी क्षमा नहीं किया जा सके ऐसा अपराध क्या होता है? क्षम्य। तो 43 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 43 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का। विदेश शब्द में उपसर्ग है वी, बी वाला बी, सी वाला विद, डी में व। आपको राइट आंसर बताना 44वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है बताइए। राइट आंसर 44वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। वे उपसर्ग नहीं है दोस्तों, वी भी नहीं है, विद भी नहीं है। विदेश शब्द में मूल शब्द है वी,
वि तो उपसर्ग है दोस्तों, द्वेष, द्वेष जो है मूल शब्द है, तो इसमें वि उपसर्ग हो गया, द्वेष मूल शब्द हो गया, तो विदेश में मूल शब्द द्वेष और उपसर्ग वी है। तो 44 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। 44 में राइट आंसर कौन सा, ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर का। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था ऊपर जिसमें पूछा गया था कि ये कौन सा समास की विशेषता है, तो मैंने बताया था दोस्तों कर्मधारय समास की मुख्य विशेषता क्या होती है, विशेषण विशेष उपमेय उपमान प्रधान यदि वाक्य दिया गया है तो वो निश्चित है कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का जो प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो विभक्तियां आती है सारी विभक्तियां कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर पे संबंध का के की रारे ऐसे जो विभक्तियां होती है वो सभी तत्पुरुष समास में आती है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान हो या तीसरा अर्थ जो जिस समास में निकलता है वही बहुब्रीहि समास हो। जैसे दशानन, दश है जिसके आनंद मतलब अर्थात रावण, तो जो तीसरा अर्थ निकलता है वो उसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति। तो इसका 45 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। कौन सा होगा, ए वाला। साथ ही दोस्तों हमारी क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, साथ ही क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें, तभी दोस्तों और अच्छे से जो दोस्तों आपको जो कंटेंट में मजा आएगा। और आप यदि क्लासों को शेयर करोगे और अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हम जो है आपके पूरे पेपर जो है दोस्तों शानदार कराएंगे, और जो कोशिश करेंगे कोई पिछले वर्ष का कोई प्रश्न पत्र छूट नहीं पाए, और कोशिश यही की जा रही है दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो प्रश्न पत्र करवाएं। और जो रीड 2022 का मैं सोच रहा हूँ कि पूरी जो सीरीज है सारी, जितनी भी 4 या 5 सीरीजों में क्वेश्चन आए सारी 5 सीरीजों के पेपर करवाएंगे। बस आप जो हमारे चैनल पे बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, शुद्ध वर्तनी, बी सुलेख, सी श्रुतलेख, डी आशुभाषण। तो आपको राइट आंसर बताना 46वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सी बोलने की योग्यता है, निम्न में से बताइए कौन सी बोलने की योग्यता है। तो बताइए 46वें क्वेश्चन में राइट आंसर शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी, कोई भी चीज़ शुद्ध वर्तनी जो होती है वो लेखन होती है, क्या होती है, लेखन होती है। सुलेख, सुलेख भी मतलब अच्छा लेख, सुलेख कर दो तो अच्छा लेख, या शुद्ध या स्पष्ट लेख, ये भी नहीं होगा। श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, श्रुत मतलब पहले सुनना, लेख मतलब लिखना, पहले सुनना और उसके बाद जो लेखन किया जाता है वो श्रुत लेख किया जाता है, ये भी नहीं। लेकिन आशु भाषण मतलब जो आशु भाषण या अच्छे भाषण जो दिए जाता है उसे आशु भाषण किया जाता है। तो ये यही तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी बोलने की योग्यता, बोलने की योग्यता कौन सी होगी, आशु भाषण। शुद्ध वर्तनी में भी बालक की वर्तनी जो है लिखी जा रही शुद्ध रूप से, सुलेख में भी बालक लिख रहा है, श्रुतलेख में भी बालक सुनकर लिख रहा है, लेकिन आशु भाषण में तो बालक क्या बोल रहा है, अच्छा भाषण दे रहा है, अच्छा भाषण सुना रहा है। तो इसमें ये तो बोल रहा है बोलने की योग्यता जो होगी वो आशु भाषण के अंदर आएगी। लेखन की योग्यता शुद्ध वर्तनीय, सुलेख और श्रुतलेखन ये तीनों लेखन की योग्यता के अंतर्गत आएगा। तो 46 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47वां क्वेश्चन, रेडियो अधिगम सामग्री है, दृश्य अधिगम सामग्री बी, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री सी, श्रव्य अधिगम सामग्री डी, इनमें से सभी। जो रेडियो अधिगम सामग्री, रेडियो कैसी सामग्री आप सभी को पता होगा, आपके जो पाठ्य पुस्तक जो है आपका सिलेबस उसमें 3 सामग्रियाँ दी गई, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य। तो दृश्य में कौन कौन सी आती है ये बताइए, और श्रव्य में कौन कौन सी आती है, और दृश्य श्रव्य में, दृश्य में आते हैं चार्ट, पोस्टर, चलचित्र जो होता है ये सभी दृश्य में होता है। और जो श्रव्य में रेडियो होता है दोस्तों, और इसके अलावा जो ग्रामोफोन होता है, बहुत से प्राचीन जो साधन है वो दृश्य और श्रव्य में आते हैं। तो रेडियो इनमें से सभी में तो होगा ही नहीं, श्रव्य तो है लेकिन रेडियो दृश्य सामग्री भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रेडियो दृश्य सामग्री नहीं है, रेडियो कैसी श्रव्य अधिगम सामग्री है। रेडियो जो है कौन सी सामग्री है, श्रव्य अधिगम सामग्री है। तो 47 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो अधिगम सामग्री कौन सी है, श्रव्य अधिगम सामग्री है। टीवी जो है श्रव्य दृश्य सामग्री है, और जो पोस्टर होते हैं, मानचित्र होते हैं, ये सभी दृश्य सामग्री होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य, बी सर्जनात्मक उद्देश्य, सी रचनात्मक उद्देश्य, डी ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो राइट आंसर बताइए 48वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। ध्वनि शब्द
वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य? एक तो ध्वनि है, शब्द है, वाक्य रचना का जो ज्ञान देना कौन सा उद्देश्य? कौशलात्मक उद्देश्य में तो क्या करता है बालक, किसी चित्र को बनाता है, किसी चित्र को बनाता है या कोई नई सामग्री का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? कौशल कहा जाता है। या किसी चीज का निर्माण करना या बनाना ही क्या एक तरह से कौशल होता है। सर्जन, सर्जन मतलब तो क्या, सर्जन में तो क्या करता है बालक, कोई भी ऐसा कार्य जिस उसने आज तक नहीं किया लेकिन वो फिर भी उस चीज का निर्माण कर देता है, तो एक तरह से वो सृजनात्मक उद्देश्य हो जाता है। रचना करना, रचना भी एक तरह से किससे जुड़ा है? सृजनात्मक कौशल से। लेकिन ध्वनि, शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान देना कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौन से ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? तो 48 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर का। शिक्षक श्याम पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाए। ये विधि पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, जैकटार्ट विधि। तो 49 में आपको राइट आंसर बताना, राइट आंसर कौन सा है? शिक्षक जो है श्याम पर या कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है, अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाए। मतलब देख कर सेम टू सेम आपको वैसा ही अक्षर बनाना है। तो ये कौन सी विधि में कहा गया है? तो 49 में आपको राइट आंसर बताना। पेस्टोलॉजी विधि में तो जो है पेस्टोलॉजी ने दी थी। मोंटेसरी विधि में तो खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाता है। जैकटार्ट विधि ने कौन सी दी थी? जैकटार्ट विधि दी थी। लेकिन ये तो वाक्य संशोधन की विधि है, अक्षर संशोधन की नहीं है। तो अनुकरण जो विधि है बालक के उस शब्द को देखेगा, उसके जैसा सेम टू सेम शब्द बनाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो अनुकरण कर रहा। शिक्षक कह तो रहा है श्याम पट पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है इन अक्षरों को देखकर नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाए। मतलब क्या करना है? जैसे किसी को कहा ए लिख के लाना है और तुम्हें अपनी कॉपी में इसके जैसा ही सेम अक्षर लिखना है। इसका मतलब बालक क्या कर रहा? अनुकरण कर रहा, अनुकरण विधि से सीख रहा। तो 49 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 49 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अनुकरण विधि के माध्यम से बालक उस अक्षर को उसके जैसा ही बनाएगा और उसके जैसा ही सीखेगा। ये क्या है? अनुकरण करना है, या अनुकरण विधि कहलाएगी। तो 49 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर का। बहुविकल्प सही गलत नियम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? लघु प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से सभी। तो आपको राइट आंसर बताना 50 में राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए 50वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा है? बहुविकल्प सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण, रिक्त स्थान की पूर्ति, इस प्रकार के प्रश्नों के भेद होते हैं। इनमें से सभी तो होता है। निबंधात्मक प्रश्न तो क्या होता है? निबंधात्मक प्रश्नों में तो क्या जो है अर्थ तो जो होता है किसी भी उत्तर का आंसर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या लिखा जाता है, उसमें सही गलत नियम या रिक्त स्थान नहीं होते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न में भी क्या लिख कर ही उत्तर दिया जाता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है उसमें बहुविकल्पी भी होते हैं, सही गलत वाले भी होते हैं। विराम, विषम का चुनाव मतलब विषम के कौन सा सही, इसमें से कौन अलग है? विषम का चुनाव, युगलीकरण मतलब जोड़ों वाले और रिक्त स्थान वाले, जो ये सारे जो प्रश्न होते हैं ये किस में आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर 50 में कौन सा हो जाएगा? 50 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? बहुविकल्पी सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो सभी प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अकल मर गई, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। सी, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। डी, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? 51वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताना, राइट आंसर कौन सा होगा? मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मतलब सही जो सही रूप से कौन सा मुहावरा बना हुआ है। सुरेश की तो अकल मर गई, अकल मर गई, अकल थोड़ी मरती है, गलत है, ये सही मुहावरा नहीं है। बंद कमरे में उसका दम फूलने, दम थोड़ी दम घुटने लगता, फूलता थोड़ी है, तो ये भी गलत है। क्या कह रहा? मुहावरे के प्रयोग से बना सही वाक्य, तो ये सही थोड़ी। सुरेश की अकल मर गई, गलत है ये भी। बंद कमरे में दम फूलने थोड़ी लगता है, दम घुटने लगता है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, नाक, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई या वो पानी पानी हो गया, ये सब बनता है ये वाक्य। लेकिन दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, मतलब एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे थे लाल पीले होने का, यही वो मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो 51 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। मुहावरे के प्रयोग से बना सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? सी वाला।
दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए क्या कर रहे थे, लाल पीले हो रहे थे, मतलब यही मुहावरे का सही प्रयोग है। चलिए 51 में राइट आंसर हो गया सी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा 52 नंबर का, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य मुख्य अंग होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार था, हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, लेकिन जो क्या टाइपिंग मिस्टेक के कारण या मनुष्य आने के कारण इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि मनुष्य की जगह मुख्य लिखा जाता है, लेकिन गलती से टाइपिंग की वजह से मनुष्य लिखा गया है। तो कितने होते हैं हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, 2, 5, 4, 3। तो आपको राइट आंसर बताना है 52वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं, 3 भी नहीं है इसका, 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। जो वाक्य होता है उसके मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है दोस्तों, और दूसरा क्या होता है, विधेय। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होता है। तो लेकिन यह मनुष्य के अंग होते हैं, इसके कारण ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया और इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया, मतलब इसके जो अंक सभी को मिले, जिसके गलत था उसको भी इसके अंक मिले और जिसके सही था उसको भी इसके अंक मिले। लेकिन इसका जो सही आंसर माना जाए ना दोस्तों, तो सही आंसर जो है वाक्य के अनुसार इसके 2 अंग होते हैं और आंसर भी 2 ही बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से इस पर रीट लग गई थी और रीट लगने के कारण दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया बोर्ड ने और इसको स्टार मतलब बोनस कर दिया। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ था दोस्तों, नहीं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो वाक्य के मुख्य रूप से अंग 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होता है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। बी, बैंगन खाने के नुकसान बताना। सी, उपाय वही अच्छा जो कारगर हो। डी, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उस पर व्यवहार में ना लाना। 53 में आपको राइट आंसर बताना, राइट आंसर कौन सा होगा। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लेकिन लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, ये तो है ही नहीं, क्योंकि लोकोक्ति का अर्थ निकालना अपन को। बैंगन खाने के नुकसान बताना, क्या लोकोक्ति का अर्थ ये होता है बैंगन खाने के नुकसान, नहीं। उपाय वही जो अच्छा कार्य करो, नहीं। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, इसका अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना, मतलब कुछ लोग जो होते हैं दूसरों को सलाह देते हैं लेकिन व्यवहार में न लेना, लेकिन उस चीज को अपने व्यवहार में नहीं लेते। मतलब खुद श्रीमान बैंगन खाए दूसरों को क्या परहेज बताए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लेना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53 में कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर का, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ। वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि, डी अयादि संधि। आपको राइट आंसर बताना है 54 में राइट आंसर कौन सा होगा। जो परोपकार शब्द है उसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन सी संधि है परोपकार में। अयादि संधि तो यही नहीं दोस्तों, अयादि संधि में तो क्या होता है आप सभी को पता है, अयादि संधि में आई 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 औ आव शब्द आते हैं, तो ये तो आ ही नहीं रहा। यण संधि में कटे पटे जितने भी शब्द आते हैं वो कौन सी संधि में होते हैं, यण संधि में होते हैं, तो ये भी नहीं। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती है, क्या होती है, 2 मात्रा होती है, तो ये भी नहीं। गुण संधि क्या बनेगा इसका, प्रे प्लस उपकार, प्रे प्लस उपकार जो बनेगा ए प्लस उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा और परोपकार शब्द बन जाएगा। तो परोपकार शब्द में जो कौन सी संधि होगी, परोपकार शब्द में गुण संधि। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 55 नंबर का, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता है। उस उक्त वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। तो 55वें क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना, राइट आंसर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक कर्ता जो होता है। सरल वाक्य में होता है, संयुक्त वाक्य में जो वाक्य जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा होता है, जो संयुक्त वाक्य जुड़ा होता है दो दो वाक्यों से बीच में जो वाक्य जुड़ा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया, तो यह जो वाक्य जुड़ा मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं, उन्हें जो शब्द है ये कौन से मिश्र वाक्य की पहचान है। तो इसमें हमारा 55 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 55 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, आपका जीवन सुख में एवं अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य, विधानवाचक, इच्छावाचक, सी संकेतवाचक, डी आज्ञावाचक। आपको राइट आंसर बताना 56वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। आपका जीवन सुख में है हो अर्थभेद के आधार पर यह वाक्य कौन सा, बताइए राइट आंसर कौन सा। आज्ञावाचक तो ये होता है जाओ मेरे लिए जल लेकर आओ, या जाओ उस बेंच पर रखी पुस्तक को मेरे पास लाओ, आज्ञा देना एक तरह से। संकेत करते हैं कि वहां पर जो वो किताब पढ़ी है उसको तुम पढ़ो, या वहां पे जो
वो पुस्तक रखी है उसको लेकर आओ, संकेत कर। विधानवाचक होगा इन इच्छा, आपका जीवन सुखमय हो, इसका अर्थ वेद का था। पर ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य कौन सा हो, चाहे इच्छा मतलब दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करे, तुम हमेशा खुश रहो या तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम्हें जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आए या जीवन में कोई दुख नहीं आए। तो एक तरह से कौन सा वाक्य हो गया, ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। 56 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 57 से 60 तक के उत्तरों को देना है और आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जो है 57 से 60 तक के प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाओगे। तो दोस्तों आपको वहाँ पे जब पेपर करो तो ये चीज़ ध्यान रखना, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उनके प्रश्नों को उत्तर देना है। यदि आप गद्यांश को सही से अच्छे से पढ़ोगे तो आपके जो प्रश्न को में गलतियाँ होने के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं सारे उसी में से पूछे जाते हैं और उसी में उनके जो अर्थ छुपा होता है या उनका आंसर भी उसी में छुपा रहता है, बस आप उनको समझने की जरूरत होती है। विधान का स्त्रीलिंग है महिषी, बी विदुषी, सी ज्ञानी, डी विभूषी। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। 57 में राइट आंसर बताना। राइट आंसर विधान का स्त्रीलिंग क्या होगा, महिषी। महिषी तो नहीं होगा दोस्तों, विधान का महिषी शब्द भी नहीं होगा। ज्ञानी भी नहीं होगा। विधान का स्त्रीलिंग बताना है ज्ञानी, ज्ञानी तो क्या पुरुष ही है। विभूषी भी नहीं होगा, क्या विदुषी। विदुषी शब्द जो है विधान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। विधान का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा विदुषी। प्रत्येक स्त्री मतलब क्या होती है, विदुषी। तो विधान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी बनेगा। और 57 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का। एक वचन बहुवचन का सही युग में, ए पुरुष पुरुषों, बी वाला पुस्तक पुस्तक है, डी में साथी साथियों, डी में स्त्री महिला। आपको राइट आंसर बताना। एक वचन बहुवचन का संयुग, पहले एक वचन होगा बाद में बहुवचन होगा। तो बताइए 58 में राइट आंसर कौन सा होगा। 58वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें सही होगा। स्त्री महिला, तो ये इसमें तो स्त्री महिला, ये तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से एक ही शब्द का दूसरा नाम हो गया। तो इसमें वचन बहुवचन का एक वचन बहुवचन का कोई संबंध नहीं। साथी साथियों, साथी साथियों ये भी नहीं बनता है दोस्तों, सही युग में नहीं, ये गलत है। साथी साथी होता है, साथी मतलब कि एक तरह से बहुवचन ही है, क्योंकि उसमें के एक सदिक होते हैं। पुरुष का पुरुषों नहीं, पुरुष शब्द हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है। पुरुष होते हैं या पुरुष आता है पुरुष जाते हैं, कभी नहीं सुना पुरुषों आते हैं पुरुषों जाते हैं या पुरुषों होते हैं। सिर्फ हमेशा ये सुना है पुरुष होते हैं। पुरुष शब्द हमेशा बहुवचन में होता है। पुस्तक का बहुवचन पुस्तक है, बिल्कुल होता है। हमने पुस्तक, एक पुस्तक के लिए कहते हैं कि वो है पुस्तक लेकर आओ, और ज़्यादा पुस्तक है तो उसके लेते हैं पुस्तकें लेकर आओ। तो पुस्तक का शब्द जो है एक वचन और बहुवचन रूप होता है। तो सही युग में यही है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तक पुस्तक है। तो एक वचन बहुवचन का सही युग कौन सा होगा, पुस्तक पुस्तक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का। उदत शब्द का सही अर्थ है अनुपम, बी व्याकुल, सी तैयार, डी परिश्रमी। आपको राइट आंसर बताना। 59 में राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। 59वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। उदत शब्द का जो सही अर्थ क्या है, बताइए राइट आंसर क्या है। अनुपम तो होगा ही, उपम का होता है अनुपम। व्याकुल, व्याकुल उदत का अर्थ व्याकुल नहीं होगा दोस्तों, व्याकुल हो ही नहीं सकता। व्याकुल तो मतलब कोई चिंता या कोई कष्ट होता है जिसके कारण कोई आदमी बार बार उसके बारे में सोचता है, तो वो एक तरह से व्याकुल होना। और परिश्रमी, परिश्रमी मतलब लगातार कार्य करना, परिश्रमी कहलाता है। उदत का अर्थ होता है तैयार, क्या होता है तैयार। 59 नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। उदत शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तैयार। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 59 नंबर में राइट आंसर तो सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों, जिससे ये उन स्टूडेंटों के पास भी पहुंच जाए जिनको जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र कहीं से मिल नहीं पा रहे, ये कहाँ से पढ़ना है, और उनको जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे, तो उनके लिए ये जो एक अच्छे जो माध्यम होगा। तो आपको बस क्लास को शेयर कर देना, जिससे कि ये क्लास उन बच्चों तक पहुंच जाए, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर का। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य वर्तमान काल, डी सामान्य वर्तमान काल। आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर कौन सा होगा 60वें क्वेश्चन में। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। कौन सा काल है इसमें, राइट आंसर बताना कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल नहीं है, संभाव्य। तो इस संभावना होती मतलब उदत रहते होंगे, मतलब होंगे, होंगे शब्द आ जाता तो क्या हो जाता, भविष्यत काल मतलब संभावना हो जाती है एक तरह से। संभाव्य भी नहीं है ये,
सामान्य वर्तमान काल है ये दोस्तों। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं या तैयार रहते हैं। तो ता है, ती है, ते है जो शब्द आते हैं वो सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। यदि आपने इनकी पहचान अच्छे से याद कर ली तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके जो काल के संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको इनकी पहचान पता होनी चाहिए, कौन से वाक्य की या कौन से जो शब्द परिभाषा पूछ रहा है उसकी पहचान क्या है। यदि आपको उसकी पहचान पता है तो आप वाक्य को एक बार में देख के दो शब्दों में बता सकते हो कि इसमें कौन सा काल है। तो हमारा 60 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 वाले क्वेश्चन में। हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारी क्लासों को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें दोस्तों, जिससे कि सभी स्टूडेंटों के पास हमारी क्लास से पहुंच जाए। उन स्टूडेंटों को भी इस चीज़ का फायदा मिला जो वाकई में जो अच्छे जो मॉडल पेपर और अच्छी जो टेस्ट सीरीज है वो करना चाहते हैं, लेकिन जो उनको ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही। जो मैंने आपके जितने भी पेपर कराए हैं दोस्तों, रीट के जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र है बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न करवाए 2011, 2012, 2015 और 2017। मतलब जितने भी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र सारे करवा रहा हूँ दोस्तों। 2011 का करवा दिया, 2012 का करवा दिया, 2015 का करवा दिया, 2017 का करवा दिया, अब ये 2021 का करवा रहा है। इसके बाद लास्ट 2022 का ही बचेगा दोस्तों। तो आपको कहीं नहीं जाना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, चैनल पर बने रहना है और हमारे क्लासों को शेयर जरूर करना है। मैं आपको सारे मॉडल पेपर आपके एग्जाम से पहले 100% करा दूंगा। तो आप सभी का दिन शुभ, सभी को धन्यवाद साथियों। और हमारी क्लास किस लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।